हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में। यह योजना 2018 से संचालित है और हाल ही में फरवरी 2024 में इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा से संबंधित, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि चुनावी बॉन्ड योजना को कब असंवैधानिक करार दिया गया, तो 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी थी और इसने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। इस 5 सदस्यीय संविधान पीठ में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नाम जो परीक्षा में पूछा जा सकता है वो है DY चंद्रचूड़। इस समय मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। क्या कहा गया इसके बारे में, क्यों इसको असंवैधानिक करार दिया गया? इसमें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का हवाला दिया गया। कहा गया कि आर्टिकल 19(1)(a) जिसमें कि सूचना का अधिकार भी शामिल है, यह चुनावी बॉन्ड योजना जो है इस अधिकार का उल्लंघन करती है और इस प्रकार चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देने के लिए यह एक ठोस कारण बना। इसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि चुनावी बॉन्ड योजना किस तारीख से किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2 जनवरी 2018 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में। चुनावी बॉन्ड क्या होता है? चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र है, प्रॉमिसरी नोट है। मतलब इसमें प्रॉमिस किया जाता है कि जिस भी व्यक्ति के पास यह बॉन्ड जाएगा उसे इतने रुपए प्राप्त हो जाएंगे, जितने भी वैल्यू का वह बॉन्ड खरीदा गया होगा, ठीक। मतलब यह धारक के लिए एक बैंकिंग उपकरण होता है। धारक का मतलब है कि जिसके पास भी यह पहुंचता है, जो धारण कर रहा है इसको। मतलब अगर मैंने खरीद कर किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह बॉन्ड अगर दिया है तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वह धारक कहलाएगी, ठीक। इस पर खरीदने या प्राप्त करने वाले का नाम नहीं लिखा होता है। ये एक महत्वपूर्ण कारण बना जिसकी वजह से इसको हटाया गया है, ठीक है। चुनावी बॉन्ड जो होते हैं उन पर ना खरीदने वाले का नाम लिखा होता है, ना ही प्राप्त करने वाले का नाम लिखा होता है, जिससे कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती कि किस व्यक्ति ने कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा और किस व्यक्ति को या किस पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि चुनावी बॉन्ड कितने डिनोमिनेशंस में जारी किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो है 1000 रुपये। 1000 रुपये से लेकर के आप 10 के गुणक में 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। चुनावी बॉन्ड इसमें जारी किए गए थे, ठीक है। मतलब 5 वर्ग थे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ये 5 वैल्यू या 5 डिनोमिनेशंस के चुनावी बॉन्ड जारी किए गए थे। इस बॉन्ड को कितने दिन में कैश करवाया जा सकता है? मतलब अगर मैंने खरीद करके इसे किसी पार्टी को या किसी दूसरे व्यक्ति को दान किया है तो कितने दिनों में इसे कैश करवाना ज़रूरी है या कितने दिनों के लिए यह बॉन्ड वैलिड होगा, तो इसमें बताया गया है 15 दिनों के लिए, ठीक। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो 15 दिनों के लिए इसको वैलिड माना गया है या 15 दिनों के अंदर जिस तिथि से इसको जारी किया गया है उसके अगले 15 दिनों में इसे कैश करवा लिया जाना चाहिए। अगला है, ये बॉन्ड अप्रतिदेय है, नॉन रिफंडेबल है। मतलब आपने बैंक से अगर एक बार खरीद लिया तो आप बैंक में जा करके वापस इसको कैश करवा के पैसा नहीं ले सकते। आपने जिसे दान किया है वही इसको कैश करवा सकता है, ठीक। मतलब यह नॉन रिफंडेबल होते हैं। अगला है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनावों में कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। इसमें ये बताया गया है और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि चुनावी बॉन्ड कौन सी पार्टी, कौन सा राजनीतिक दल प्राप्त कर सकता है। इसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने
पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा के दौरान कुल 1% मत प्राप्त किए हैं, जितने वोट पड़े थे उस समय, उसका अगर 1% वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर प्राप्त हुआ है तो वो पार्टी चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं वित्त आयोग के बारे में। हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा एक नए वित्त आयोग का गठन किया गया है और यह अपनी श्रेणी में 16वें क्रम का वित्त आयोग होगा। ठीक, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया और इसमें अध्यक्ष कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है हर बार कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, और ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं वित्त आयोग में, इसमें अजय नारायण, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष और सौम्यक्रांति घोष, इतने लोग इस वित्त आयोग के अन्य सदस्यों में शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जो हैं वो अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सदस्यों में अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राज्याध्यक्ष और सौम्यक्रांति घोष, ये 4 सदस्य हैं। अगर हम संविधान में इसके उल्लेख के अगर बारे में देखें तो आर्टिकल 280 में भारत के लिए एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि एक अर्धन्यायिक निकाय है और इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आर्टिकल नंबर 280 में इसके बारे में वर्णन है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है और गठित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, इसे हर 5 वर्ष की समाप्ति के बाद गठित किया जाता है, मतलब हर 5 वर्ष के लिए किसी एक वित्त आयोग का रिकमेंडेशन जो है वो लागू रहता है। ठीक है, यही चीज़ बताया गया है कि जैसे कि किसी वित्त आयोग का रिकमेंडेशन लागू है और उस लागू होने के 5 साल के दौरान किसी नए वित्त आयोग का गठन कर दिया जाना चाहिए ताकि अगले 5 साल के लिए वो अपने रिकमेंडेशन सौंप सके। यही बताया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह एक अर्धन्यायिक निकाय है और सलाहकारी निकाय है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वित्त आयोग की संरचना के बारे में बात कर चुके हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसके अलावा ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जिसमें कि अध्यक्ष या सदस्यों को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाती है, लेकिन वित्त आयोग में ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है वित्त आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं। तो वित्त आयोग के 2 प्रमुख कार्य हैं। सबसे पहला है कि केंद्र के द्वारा जो भी टैक्स इकट्ठे किए गए हैं, इसको सेंटर और स्टेट के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार बंटवारा हो सकता है कि ये कहा जाए कि केंद्र सरकार के पास 51% शेयर रहेगा, टोटल जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ है या जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसका 51% सेंटर के पास रहेगा और 49% स्टेट के पास रहेगा, मतलब राज्यों को दिया जाएगा। ठीक, तो ये पहली चीज़ हो गई जो कि वित्त आयोग के द्वारा बताया जाता है कि करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए, किसके बीच में? संघ एवं राज्यों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि यहाँ पर बताया जाता है कि आर्टिकल 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता कितना दिया जाए या न दिया जाए, यह भी वित्त आयोग के द्वारा बताया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है। हमने कहा कि सेंटर और स्टेट के बीच करों का बंटवारा करता है, लेकिन स्टेट तो देश में 28 हैं, अभी फ़िलहाल की कंडीशन में 28 हैं। तो वित्त आयोग ये भी बताता है कि राज्यों के बीच में, 28 राज्यों के बीच में इस पूरे पैसे का बंटवारा कितना कितना होगा, यह भी वित्त आयोग के द्वारा बताया जाता है। मतलब वित्त आयोग का कार्य क्या है? पहला, केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच आपस में पैसे का बंटवारा या करों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, और दूसरा, देश की जो संचित निधि है उसमें से राज्यों को अनुदान या सहायता दिया जाना चाहिए या ना दिया जाए, और किसको कितना दिया जाए, ये सारी चीज़ें
वित्त आयोग के हाथ में होती है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे अन्य कार्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सौंपे जा सकते हैं। नेक्स्ट भारत रत्न के बारे में है। भारत रत्न 2024। भारत रत्न इस वर्ष कुल कितने लोगों को मिला है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो इस वर्ष 2024 के लिए 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ये 5 लोग कौन कौन है, इसका नाम याद रखना है। सबसे पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, ये पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। दूसरे हैं श्री लालकृष्ण आडवाणी, ये पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तीसरे हैं MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट हैं PV नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और चौधरी चरण सिंह, यह भी भारत में पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक, तो इन 5 का नाम और ये क्यों फेमस हैं या क्यों इनका किस क्षेत्र में योगदान रहा है, ये 5 चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, तो कम से कम इतनी बातें हमको याद रखनी है। साथ ही इसमें हर एक व्यक्ति के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं। पर ये 5 नाम और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, इतनी बात ज़रूर याद रखेंगे, इसको पहले प्राथमिकता में रखेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, बिहार से संबंधित हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। MS स्वामीनाथन, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको याद रखना है कि ये तो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित हैं और साथ ही पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों प्राइज़ इनको दिए जा चुके हैं। अगले हैं PV नरसिम्हा राव, ये जो भारत में आर्थिक सुधारों का क्रम हमने देखा था 1990 के आसपास, 91-92 में, तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे इसमें PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। तो PV नरसिम्हा राव भारत के LPG रिफॉर्म से भी संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इतनी बातें याद रखेंगे। ये 5 लोगों को भारत रत्न मिला है इस वर्ष। भारत रत्न के बारे में कुछ अन्य चीज़ें हैं। भारत रत्न 2 जनवरी 1954 से शुरू किया गया है और इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति पात्र हो सकता है। असाधारण सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य हो गया, कला, खेल, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है। इसके लिए किसी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री से रिकमेंडेशन लेकर के जाएंगे या प्रधानमंत्री से रिकमेंडेशन लेकर के जाएंगे तभी आपको यह पुरस्कार मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, हर कोई अपने लिए नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार का कैश नहीं दिया जाता है। इसमें आपको क्या मिलता है, तो एक बैच मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद, प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है। ये 2 चीज़ें दी जाती है। कोई कैश यहाँ पर या किसी भी प्रकार की मॉनिटरी हेल्प यहाँ पे नहीं दी जाती है, मॉनिटरी प्राइज़ नहीं मिलता है। इसके अलावा अनुच्छेद 18(1) के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी प्रकार का टाइटल सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, इसे अपने नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण शर्त होती है, या यूँ कहें कि संविधान में इसका प्रोविज़न किया गया है कि किसी भी प्रकार का टाइटल आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, एजुकेशन या सेना से संबंधित टाइटल्स को छोड़ करके। ठीक, अगला है देश में भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था, तो यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और C राजगोपालाचारी, इन्हें 1954 में सबसे पहली बार इन तीनों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और C राजगोपालाचारी को। अगला है कोई गैर भारतीय जिसको कि भारत रत्न दिया गया हो। इसमें एक नाम है मदर टेरेसा, एक नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान और साथ ही नेल्सन मंडेला। इन 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है जो कि गैर भारतीय व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं। इसके अलावा सबसे युवा व्यक्ति, सबसे कम उम्र का कोई व्यक्ति जिसको कि भारत रत्न मिला हो, वो हैं सचिन तेंदुलकर। इन्हें 40 वर्ष की आयु में मिल गया था। सबसे पहले मरणोपरांत किसको दिया गया है भारत रत्न, तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को
मरणोपरांत दिया गया और ये सबसे पहला ऐसा प्राइज़ था जो कि किसी व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया हो। साथ ही अब तक 5 राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी करंट आपके भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित। अब एक पूरा लिस्ट दिया गया है कि अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो याद रखेंगे टोटल 53 ऐसे लोग हैं भारत में जिनको कि भारत रत्न दिया जा चुका है, या अब तक कुल 53 भारत रत्न पुरस्कार बांटे जा चुके हैं। इसमें सबसे पहली बार 1954 में जब दिया गया था तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन तीनों को प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किसको ये पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में 2024 में 5 लोगों को यह प्राइज़ दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी जी हो गए, MS स्वामीनाथन हो गए, नरसिम्हा राव जी हो गए और चौधरी चरण सिंह हो गए। ये 5 लोगों को 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के बारे में। यहाँ से प्रश्न, खेल से संबंधित अगर प्रश्न पूछा गया है तो टेनिस के बारे में ज़रूर पूछा जाता है या ग्रैंड स्लैम के बारे में ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यह भी पूछा जा चुका है कि सबसे पहली बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कब शुरू हुई थी, और चारों का क्रम भी पूछा गया है कि किसके बाद कौन सी प्रतियोगिता शुरू हुई है। तो सबसे पहले इसमें चार प्रकार के या 4 कैटेगरी में ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। सबसे पहला है विंबलडन, सेकंड है US ओपन, तीसरा है फ्रेंच ओपन और चौथा है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इन चारों में सबसे पहले शुरू हुआ था विंबलडन 1877 में, सेकंड है US ओपन 1881 में, तीसरा है फ्रेंच ओपन 1891 में और चौथा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। ये चारों ग्रैंड स्लैम आपको याद रखने हैं, सबसे पहला और सबसे आखिरी याद रखेंगे। सबसे पहला है विंबलडन, सबसे बाद में शुरू हुआ था 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। और 2024 के लिए कौन कौन से ग्रैंड स्लैम आयोजित हो चुके हैं और किसको किसको प्राइज़ मिला है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। जनरली इसमें आपको मेल और फीमेल सिंगल्स में किसको प्राइज़ मिला है बस इतना याद रखेंगे। इसमें कई प्रकार के इवेंट होते हैं, एक तो मेल फीमेल सेपरेट एक स्पोर्ट होता है, उसके बाद में एक डबल्स होता है, मेल फीमेल्स का डबल होता है और एक मिक्स होता है। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पुरुष एकल और महिला एकल वाला खिताब। सबसे पहले फ्रेंच ओपन खेला जाता है मई जून के महीने में। मई जून हर वर्ष मई जून के आसपास इसको खेला जाता है। और 2024 के लिए जो विजेता हैं पुरुष एकल में कार्लोस एल्करेज स्पेन के हैं और महिलाओं में ईगा स्वाटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं। ये दोनों ही फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता 2024 के विजेता हैं, पुरुष कैटेगरी में और महिला कैटेगरी में। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में खेला जाता है। जनवरी 2024 के लिए जो विजेता हैं इसमें पुरुष एकल में जेनिक सीनर इटली के हैं। जेनिक सीनर इटली के पुरुष विजेता हैं और महिलाओं में अरीना सबालेंका बेलारूस की खिलाड़ी हैं। फीमेल सिंगल्स में इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब प्राप्त हुआ है। अगला है विंबलडन। विंबलडन जुलाई 2024 में खेला गया है। जुलाई में हर वर्ष इसको खेला जाता है। तो विंबलडन के लिए मेल सिंगल्स में खिताब मिला है कार्लोस अल्कारेज को और फीमेल सिंगल्स में बारबोरा क्रेत्सिकोवा। इन दोनों को सिंगल्स के लिए प्राइज़ मिला है। किसके लिए? विंबलडन 2024 के लिए। विंबलडन लंदन में आयोजित किया जाता है। ठीक, तो विंबलडन 2024 के लिए मेल कैटेगरी में कार्लोस एल्कारेज और फीमेल कैटेगरी में बारबोरा क्रेत्सिकोवा, इन दोनों को यह प्राइज़ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भारत के एक प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना। इनको पुरुष युगल कैटेगरी में भारत के रोहन बोपन्ना को प्राइज़ मिला है। किसके साथ में? मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो पुरुष युगल का खिताब मिला है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन को। तो रोहन बोपन्ना का नाम याद रखेंगे, भारतीय प्लेयर हैं इस वजह से।
रोहन बोपन्ना का यह सेकंड ग्रैंड स्लैम खिताब था। साथ ही भारत के लिएंडर पेस के बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले यह सेकंड खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं टेनिस के ग्रैंड स्लैम से संबंधित। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन को मिला, जो कि मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के हैं और रोहन बोपन्ना भारत के खिलाड़ी हैं। साथ ही रोहन बोपन्ना का यह सेकंड खिताब है। 2017 में उन्होंने एक और ग्रैंड स्लैम जीता था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो बोपन्ना के अलावा लिएंडर पेस ये भी भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि पुरुष युगल का खिताब जीत चुके हैं। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।